दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 3 का अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके अलावा प्लासी का युद्ध तथा टीपू सुल्तान के बारे में आप इस अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए कंपनी की सत्ता किस प्रकार से स्थापित हुई इसके बारे में। दोस्तों मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। मुगल बादशाहों का एक क्रम रहा है बाबर से लेके बहादुर शाह तक। तो दोस्तों मुगल बादशाहों में जो औरंगजेब रहा वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया था और सन 1707 में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थीं और जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आती गईं, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। इसके अलावा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। दोस्तों क्या आपको पता है कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जा करने में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन सके। इस अध्याय में आप इसी के संबंध में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कंपनी के आधार पर जो शासन का यानी भारत पर भारत के बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने शासन सत्ता स्थापित की। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है। इसमें कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बेटों की गिरफ्तारी दिखाई गई है। औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था और जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। तो इस चित्र में किस प्रकार से दिखाया गया है कि भारत में जो शासन के प्रतीक मुगल बादशाह थे उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर देखिए पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए स्थापित की गई थी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था और जिसे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। इस इजाजतनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी जो है समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी और कंपनी को दूसरी अंग्रेज वाणिज्यिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का भी कोई भय नहीं था। यहाँ पर देखिए 18वीं शताब्दी में भारत तक आने वाले प्रमुख रास्तों के बारे में दिखाया गया है कि ब्रिटेन से किस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप होकर भारत पहुंचा जा सकता था। दोस्तों कंपनी की दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि उस समय महारानी से उनको अधिकार पत्र प्राप्त हो गया था और उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। वाणिज्यिक क्या होता है दोस्तों एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसको वाणिज्यिक कहा जाता है। दोस्तों शाही दस्तावेज जो था, जो कंपनी को मिला था महारानी से, वो दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते थे, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे और पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच जो थे वो भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी
उनके सामने आ गए। अब समस्या क्या थी? समस्या ये उत्पन्न हुई कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें खरीदना चाहती थीं और यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। तो मुख्य रूप से सूती कपड़े और रेशम तथा मसाले, जो गर्म मसाले थे, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की जबरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब हुआ ये कि इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। ये व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा करने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे और इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता था। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में जब व्यापार शुरू करती है तो क्या होता है? पहली इंग्लिश फैक्ट्री, यानी अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 ईस्वी तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था और 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इसमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने लगी और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। यहाँ पर देखिए चित्र में दोस्तों मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं दिखाई गई हैं और विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र है जिसमें मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती हुई नौकाएं दिखाई गई हैं। अब आइए देखते हैं अगला चरण, व्यापार के आगे युद्ध, व्यापार से युद्धों तक। दोस्तों 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी बढ़ाने से रोक दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ती जा रही है। कंपनियां टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थीं। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखीं और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास भी किया। दोस्तों कंपनी का यह कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। दोस्तों ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। दोस्तों 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कठपुतली क्या है? तो दोस्तों कठपुतली एक खिलौना होता है
जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर नाचता है उसे मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो कंपनी ये चाहती थी कि बंगाल में ऐसा नवाब शासन करे जो कठपुतली नवाब की तरह कार्य करे और कंपनी जैसा चाहे उसी के अनुसार कार्य करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए और कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोक दे और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। तो इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिल गई थी और इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां थी। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था और मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, क्या आप जानते थे कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया और इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था जिसका होली पर इस्तेमाल होता था। तो ये जगह पहले पलासी था लेकिन अंग्रेजों ने इसको प्लासी कर दिया। देखिए यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है दोस्तों, ये महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस लेडन हॉल स्ट्रीट में है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। ऐसी ही एक सभा का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों, संपन्नता का आश्वासन क्या है? इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज साम्राज्य के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से एक चिट्ठी लिखा। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूं कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूं कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो? तो ये देखिए किस प्रकार से जो कंपनी ने आश्वासन दिया था संपन्नता का कि उन्हें कितनी लाभ होने वाला है। दोस्तों, प्लासी की जंग बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को लेकर तैयार नहीं थी। इसका मूल उद्देश्य व्यापार फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई के लड़े जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे सीधे अपने कब्जे में लेने की जरूरत नहीं थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। देखिए कंपनी क्या करे, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। इसके अलावा कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ये था। दोस्तों, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया और इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था और उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी।
प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल को दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से जो सोना लाने की जरूरत नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तर के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। यहाँ पर देखिए नवाब की शिकायतें, एक कॉलम दिया गया है। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में ये कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते थे। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैयार कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रखने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। तो ये स्थिति उस समय बंगाल के नवाब को ब्रिटिश सत्ता के बारे में पता चल रही थी। दोस्तों, कंपनी के अफसर अब नवाब बन बैठे। तो नवाब बनने का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमाशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो वहां उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर है। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे और उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से तो बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली थी। क्लाइव जो है वो खुद को कैसे देखता था? दोस्तों, संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने ये कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया और उसने ये कहा था कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खोज रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूं। तो ये क्लाइव ने अपने बचाव में वहां पर कहा था। दोस्तों, कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए और इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था और उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। अगला है कंपनी का फैलता शासन। दोस्तों, 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में लड़ी गई थी, उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना होता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, किस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार ऐसा हुआ कि कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेते थे, अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था।
और उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। लेकिन कुछ और जो ऐसे लोग होते थे, सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी पैसा देती थी, और अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 में, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके भी छीन लिए गए। दोस्तों, यहाँ पर चित्र में देखिए, ब्रिटिश अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टिली कैटल द्वारा बनाया गया यह चित्र है 1772 का। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के सब फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छिन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी जो ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी राज्यों में रखती थी? दोस्तों, कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी कोई राजा ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता है। निषेधाज्ञा क्या है? तो ये निर्देश होता था, और अधीनस्था यानी दब्बूपन, अपना जो है दूसरे का अधिकार स्वीकार कर लेना। आइए देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में विशेष अध्ययन। दोस्तों, टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण में ये बात समझी जाती है। दोस्तों, हैदर अली, इसका शासनकाल 1761 से 1782 था, और उसके पुत्र टीपू सुल्तान, जिसका शासनकाल 1782 से 1799 था, उस जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो गया था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, और यहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया था। दोस्तों, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये डेनियल आर्म द्वारा चित्रित है। ये 1793 का चित्र है। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, और इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। और ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। दोस्तों, सुल्तान ने जो कदम उठाए थे, सुल्तान के कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए, और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी और घमंडी तथा खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। इसके कारण मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार युद्ध हुई। 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799 में। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए, और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, और मैसूर पे जो सहायक संधि थोप दी गई उसके अंतर्गत एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिशों का पूरी तरह से प्रभुत्व मैसूर पर स्थापित हो गया। टीपू की कहानियां तो राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। यहाँ पर देखिए टीपू का खिलौना शेर। दोस्तों,
टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी की मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के लिए सोचने लगे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा क्या हुआ, अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए और 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया था। दोस्तों, सर्वोच्चता का दावा, तो ये उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहा, उसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी और यह सोच बाद में अंग्रेज नीतियों में भी दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स का चित्र दिखाई दिया है। लेकिन ये प्रक्रिया दोस्तों, जो अंग्रेजों की नीतियों में उसकी सर्वोच्चता की नीति दिखाई देती थी, ये बेरोक टोक नहीं चली। जब अंग्रेजों ने कित्तूर यानी कर्नाटक के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चिन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चिन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उसने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट किया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया और प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अफसर अब उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया और इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहां महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई और 1849 में आखिरकार अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। यहाँ पर देखिए महाराजा रणजीत सिंह का दरबार चित्र में दिखाया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कंपनी की विलय नीति। तो अधिग्रहण की आखिरी लहर जो थी 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसमें विलय नीति या लैप्स डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया था। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी वो रियासत कंपनी के रियासत का या कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। और इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें 1848 में सतारा, 1850 में संबलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर और 1854 में झांसी को अंग्रेजों के हाथ जो है वो सारी रियासतें चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की
जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। यहाँ पर देखिए मानचित्र के माध्यम से दोस्तों भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताओं और भारत के वर्तमान नक्शे के साथ उसकी तुलना आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से 1857 में भारत के अधिकांश भूभाग पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई थी। अब आइए देखते हैं नए शासन की स्थापना। दोस्तों, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल था, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास पर भी सत्ता हासिल कर चुकी थी और ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई, और हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय हैं। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों का मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी कौन था? तो दोस्तों, काजी एक न्यायाधीश होता था। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता था जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। इसके अलावा महाभियोग या इम्पीचमेंट दोस्तों, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया गया था। ये चित्र 1789 में आरजी पोलार्ड द्वारा चित्रित किया गया था। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चलता रहा। यहां पर देखिए दोस्तों, एक बड़ी समस्या क्या थी? ये जो न्याय व्यवस्था थी उसमें बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे और इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉलहैंड ने इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी संहिता तैयार कर ली गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, सबसे बड़ा पद होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ, ये एडमंड बर्क का कथन है। वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था कि मैं उसके हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं। ये एडमंड बर्क का तर्क था वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग के जो उसने बिंदु उठाए थे। दोस्तों, कंपनी की फौज के बारे में जानते हैं। कंपनी की फौज या सेना। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी और स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे।
18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो ये सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, उसे आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध की तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां के सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलाक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। तो मस्केट क्या है दोस्तों? मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी। और मैचलाक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसे मैचलाक कहा जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे और सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज्यादा नियंत्रित था और इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थीं, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? तो अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन है, इस बात का एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह से देखा। और 1857 का विद्रोह सिपाहियों की इस दुनिया की हमें झलक दिखाता है। इसके बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय के निष्कर्ष को इस तरह से देखा जा सकता है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नए भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई और तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनका परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था और देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। और इस प्रकार देखा जाए तो व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले। अन्यत्र या अन्य जगह के बारे में एक जानकारी दी गई है कि दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार किस तरह से होता था। यहाँ पर देखिए, दासों द्वारा एक कार्य कराया जा रहा है, चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों, डच व्यापारी 17वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर, जंजीरों से बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा और 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व के हाथों में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। यह मालूम होने पर कि पशुओं, कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के सामान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए और असंवेदनशील थे। ये नाइजल बोर्डेन द्वारा लिखित द चेन्स दैट बाइंड्स अस, ए हिस्ट्री ऑफ सलिसबेरी एट द केप 1996 में ये पुस्तक आई थी, उसमें उन्होंने वर्णन किया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।